नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही चुनावी माहौल भी गरमाने लगा है। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। अब भले ही उपचुनाव में हार जीत के कोई विशेष फर्क पड़ने वाला ना हो, लेकिन दोनों ही दलों के लिए यहां साख का सवाल बना हुआ है। बीजेपी ने बुधनी से रमाकांत भार्गव को तो विजयपुर से रामनिवास रावत को टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने बुधनी से राजकुमार पटेल और विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा पर भरोसा किया है। इन दोनों ही सीटों पर राजनीतिक दलों ने तमाम राजनीतिक और जातिगत समीकरण बैठाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीटों पर सियासी समीकरण के साथ ही जातिगत समीकरण भी अहम भूमिका निभाएंगे। दरअसल कांग्रेस ने बुधनी से रमाकांत भार्गव ब्राह्मण के सामने ओबीसी यानी राजकुमार पटेल को टिकट दिया है, तो वहीं विजयपुर से ओबीसी नेता रामनिवास रावत के सामने आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा गया है, जो सहरिया जनजाति से आते हैं। यानी मुकेश मल्होत्रा सहरिया जनजाति से आते हैं, काफी प्रभाव उनका यहां पर माना जाता है। इस हिसाब से कांग्रेस ने दांव चला है। अब जहां बीजेपी सत्ता में है और अपने गढ़ों की मजबूती को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, तो वहीं कांग्रेस भी इन दोनों सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बता दें कि बुधनी विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने, केंद्रीय मंत्री बनने से खाली हुई है। यह सीट शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र होने की वजह से उनके प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। तो वहीं विजयपुर में रामनिवास रावत का कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने और मोहन सरकार में उनको मंत्री बनाना चर्चा का विषय भी बना रहा। ऐसे में दोनों ही सीटें बीजेपी के लिए साख का सवाल बना हुआ है। तो चुनौती कांग्रेस के लिए प्रदेश में अपने लिए संजीवनी तलाशने की है। यानी जो हाल विधानसभा चुनाव में हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, लोकसभा चुनाव में भी करारी हार हुई, अब कम से कम उपचुनाव में संजीवनी तलाशने का काम कांग्रेस कर रही है, जिससे प्रदेश में कांग्रेस को कुछ राजनीतिक दिशा मिल सके। तो अब दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान है और इसी के साथ चुनावी घमासान तेज हो गया है। यही वजह है कि उपचुनाव में तमाम समीकरणों के साथ ही अब मुकाबला दिलचस्प हो चला है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। बुधनी की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भगवान मान करके सेवा की है और निसंदेह वहाँ पर जो प्रचंड बहुमत से पहले माननीय शिवराज जी, उनको 1,05,000 से अधिक मतों से विजयश्री प्राप्त हुई थी। इस बार वहीं बुधनी की भगवान रूपी जनता, जिस प्रकार से हमने विकास की और अनेक योजनाओं की नर्मदा बहाई है, उस नर्मदा में वहाँ की जनता ने जो डुबकी लगाई, जो लाभ प्राप्त किया है, वो भगवान रूपी जनता पुनः प्रचंड बहुमत से हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री रमाकांत जी को विजयश्री प्राप्त कराएगी। आशीर्वाद देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा इस बात की दांव पे है कि 18 साल से मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के बाद अगर आज भी बेरोजगारी है तो निश्चित रूप से कोई बहुत सारे सवाल उठते हैं। रमाकांत भार्गव अब एक बुझा हुआ चेहरा भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह लिए, उसके बाद उनका डिमोशन किया, शायद अदला बदली है कि तुम अब सांसद की टिकट ले लो, अब विधायक की ले लो। तो भारतीय जनता पार्टी में जो अदला बदला का जो खेल चल रहा है, वहाँ से जनता बहुत नाराज़ है और जनता ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज़ हैं। एक बड़ा विरोध वहाँ पर है और एक जनता की आवाज़ पे राजकुमार पटेल जी को वहाँ पे टिकट मिली है और निश्चित रूप से उनका अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे काम में आएगा। और किरार बाहुलता वाली विधानसभा है, निश्चित रूप से वो भी एक बड़ा समीकरण है। कांग्रेस पार्टी ये चुनाव वहाँ पर जीतने जा रही है, चाहे विजयपुर का उपचुनाव हो, चाहे बुधनी का, और एक नई विपक्षी भूमिका में इस चुनाव के बाद दिखेगी। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों को भरोसा है कि यहां जीत मिलेगी। सबके अपने अपने तर्क भी हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रियंका दुबे जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता हिमानी सिंह जुड़ गई। हिमानी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। प्रियंका जी, पहले आप ही के पास आऊंगा और जिस तरीके से हम प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, कांग्रेस का कहना है कि 18 साल से आप ही के यहाँ पर कैंडिडेट सत्ता में है और विधायक यहाँ से रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार जीतते आए हैं। बेरोजगारी है, किस बात का आपको ये भरोसा है कि कैसे आप चुनाव जीतेंगे? और उन्होंने जो प्रत्याशी उतारा, उनको पूरा भरोसा है इस बार वो उपचुनाव में जीत हासिल हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में हो चाहे राष्ट्र में हो, केंद्र में भी अगर अपना नेतृत्व करती तो डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता को पूरी तरह से विश्वास रहा है और आज नहीं, विधानसभा में भी का विश्वास जताते हुए जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके ऊपर, उनके कामों से संतुष्ट होकर के जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, जनादेश दिया, तो आज बहुमत के साथ हम लोग केंद्र में वापस पुनः स्थापित हो पाए हैं। बार बार जो कांग्रेस का कहना पड़ता है
साल 18 साल, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे ऊपर जनता ने लगातार विश्वास जताया है। और लोकसभा में जब क्लीन स्वीप किया था तो कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि उनकी क्या छवि बन चुकी है, किस तरह से आज अब वो दलों में बढ़ चुके हो, खंड खंड में कांग्रेस बढ़ चुकी है। तो ये इस तरीके से जो कांग्रेस का विभाजन है वो भी प्रदेश में जनता देख रही है। किस तरह से आप इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा में चुनाव लड़ते हो और वहीं विधानसभा में आप किस तरीके से उन्हीं के ऊपर आरोप लगा करके आमने सामने प्रत्याशी खड़े कर देते हो। हाँ। तो किस तरह से आप लोग अपने मतलब परस्ती के लिए संगठन बनाते हो, किस तरह मतलब परस्ती के लिए उसे तोड़ देते हैं, ये भी जनता देख रही है। हर प्रकार के सिनेरियो आज मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब चीजों के नाम से सिनेरियो पूरा सभी के सामने क्लियर रहता है। किस तरह से बाबू सिंह चंडेल जी ने किस तरीके से अभद्र टिप्पणी करी है वो भी जनता ने देखा, और बार बार किस तरह से सनातन को ये लोग घेरते रहते हैं, उसका अपमान करते रहते हैं और बाद में उसी को सही साबित करने के लिए आप लोग अपने वक्तव्य भी रख देते हैं। तो जो गलती हुई है, हम ये नहीं कहते कि कोई गलती नहीं कर सकता, चाहे वो व्यक्ति मैं भी हूं, तो हो सकता है मुझसे भी कुछ शब्दों का चयन गलत हो सकता है, मैं भी कुछ गलत कह सकती हूँ, परंतु उसका खंडन वरिष्ठ पदाधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को करना चाहिए। परंतु आज की दिनांक तक आप देखिए किसी भी व्यक्ति ने इस पे खेद प्रकट नहीं किया, जबकि ये जरूर कहा गया कि पुराना वीडियो है। भाई बात पुराने या नए की नहीं है, बात है शब्दावली की, क्या आप नशे में है और किस तरह से भगवान की हम इस पर टिप्पणियां कर रहे प्रियंका जी हैं। प्रतिक्रिया लेंगे, बिल्कुल प्रतिक्रिया हम इस पर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने बुधनी से राजकुमार पटेल को उतारा है, मैं आप चाहूंगा, क्योंकि आपके जो प्रत्याशी है रमाकांत भार्गव, वो भी काफी उनकी प्रभाव उनका माना जाता है, वरिष्ठ नेता आपके हैं, लेकिन जिस तरीके से राजकुमार पटेल हैं उनका भी अच्छा खासा प्रभाव है, 2 बार के विधायक हैं, मंत्री, राज्य मंत्री रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो दाव चला है, क्या चुनौती पेश करेगा? हमें नहीं लगता, क्योंकि इन्हीं के इंडिया गठबंधन के अलायंस से समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। तो निश्चित तौर पे जो त्रिकोणीय मुकाबला है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो निशान देख के कार्य करता है, जो कार्यकर्ता है वो अपने विचारधारा के लिए समर्पित है। तो निश्चित तौर पे अगर मुकाबला होगा भी तो वो चुनौतीपूर्ण तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बुधनी है और वो एक तरीके से हमारा गढ़ भी मानी गई है। हमने जो कार्य किया है उसके अनुसार जो बुधनी की तरक्की आज हुई है, निश्चित तौर पे जनता उस विकास को देखते हुए वोट करेगी और हमें निश्चित तौर पर। ठीक है हिमानी जी, देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है, कम से कम बुधनी की अगर पहले बात करें तो बीजेपी का वो गढ़ रही है, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का प्रभाव आज भी बहुत ज्यादा वहां पर है। और कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब संजीवनी तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई, अब तो साख का सवाल बनता है, या तो कांग्रेस को संजीवनी की तलाश होगी। संजीवनी की तलाश जैसी कोई चीज नहीं होती है। जब चुनाव होता है तो चुनाव हर पार्टी जीतने के लिए लड़ती है और हर एक चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण मान के लड़ने का काम किया जाता है। बिल्कुल जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव थे उनके रिजल्ट हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन इन उपचुनाव में हम कुछ कमियां जो भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने बाहर मध्य प्रदेश के बाहर जाकर, प्रियंका जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, वो ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन बातों से मैं इनकी हर बात की काट कर सकती हूँ कि आप ये देखिए कि उपचुनाव जो एक एक सीट पे होने हैं, ये एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं। इन्होंने छिंदवाड़ा मरवाड़ा वाला चुनाव अलग करवाया, विजयपुर का अलग करवा रहे हैं, उसके बाद अभी बीना का नंबर आएगा अगर संभव हुआ तो। और फिर अगर सिनेरियो की बात करिए, जो सिनेरियो तो अब प्रदेश के लोग देख रहे हैं, रामनिवास रावत वाली सीट के लोगों ने भी वो न्यूज और वो देखे होंगे कि किस तरह जो नेता लोकसभा चुनाव से पहले एक बाढ़ सी आई हुई थी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन, उनके साथ अब लगातार ऐसी अपमानजनक घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ लगातार ऐसे दुर्व्यवहार हो रहे हैं। जैसे आप बीना वाली निर्मला सप्रे को ही देख लीजिए, जिनको अब वो लोग अपनाने को तैयार नहीं है और स्टेज पे बड़े मंच से मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति ने उनके गले में बीजेपी का पट्टा उड़ाया था और अब ना वो खुद स्वीकार कर रही हैं। तो ये सब सिनेरियो भी देख रहे हैं और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिनकी डिटेल्स में जाएंगे। दूसरे बयानों की बात कर रही थी अभी प्रियंका जी, तो एक इनके सांसद ने बयान दिया था, गर्दन काट के लाने वाले को मैं इतना इनाम दूंगा। इनकी जो एक कंगना रनौत करके एक सांसद है, वो क्या क्या किसानों के बारे में और पंजाब के लोगों के बारे में, हरियाणा के बारे में जिस तरह के बयान दे चुकी हैं, तो आप बयान देने के बाद वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं और इनका क्राइटेरिया बिल्कुल अच्छा है कि खंडन कर देते हैं। ये वो खंडन जो है ठीक है ना, लेकिन बीजेपी खंडन करती है ना मैडम हिमानी जी, बीजेपी खंडन करती होती है। उसके बाद जो आग लगनी होती है तो वो तो लग जाती है। आपने इतनी छूट कैसे दे दिया? इतने गैर जिम्मेदार लोग, पहले एक साध्वी प्रज्ञा थी, वो कुछ उलझुल बयान दिया करती थी, उसके बाद अब ये है, ये इतना भयंकर अराजक बयान दे देती है, गर्दन काटने वाले
ऐसे बयान तक दे देते हैं और उसके बाद एक फॉर्मेलिटी कर दी जाती है उनके खंडन की। तो सिर्फ खंडन से कुछ नहीं होता, उससे विचार और मानसिकता लेकिन जो आरोप बीजेपी लगा रही बयानों को लेकर के कांग्रेस को भी खंडन करना चाहिए, कांग्रेस को भी कहना चाहिए हम सहमत नहीं इन बयानों से। बिल्कुल 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 करना चाहिए, जो चीजें गलत है उनका खंडन किया जाना चाहिए। दूसरे हम क्या डिबेट कर रहे हैं उपचुनाव के बारे में, मैंने सिर्फ उनके ट्रैक पे आने के लिए कि बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपकी हर बात को लेकिन अब उपचुनाव की बात करें तो मुकेश मल्होत्रा और राजकुमार पटेल दोनों ही उन क्षेत्रों पर बहुत ही महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं। जब से मोहन यादव जी की सरकार बनी है तब से 2400 बेटियों के साथ सिर्फ रेप, आप छेड़खानी, शोषण, मारपीट, बाकी अपराधों को छोड़ दें तो सिर्फ रेप की 2400 घटनाएं रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो ये सिनेरियो ये भी जनता देख रही है प्रियंका जी। और इन सब चीजों का जो जो मध्य प्रदेश में ड्रग्स वाला जो माहौल बना हुआ है, ड्रग्स में जो नंबर 1 महिला अपराधों में नंबर, ये सिनेरियो भी जनता देख रही है। और आप देखिएगा इस उपचुनाव में रिजल्ट्स मिलेंगे। आप समझ लीजिए कि इनकी स्थिति इतनी कमजोर है कि ये उपचुनाव भी एक साथ एक जगह पर तीनों चारों जगह पर प्रियंका जी प्रतिक्रिया दीजिए। और क्या अमरगढ़ हम रिपीट माने विजयपुर में? निश्चित तौर पे अगर मैं बात करती हूँ तो ये बात बहुत अच्छी और गर्व करने वाली बात है कि जब सब जगह पे कांग्रेस की खस्ता हाल स्थिति थी तब भी रामनिवास रावत जी ने अपनी सीट को सिक्योर किया था, क्योंकि उनका खुद का व्यक्तिगत जुड़ाव वहां की जनता के साथ बहुत अच्छा है। उनका खुद का संवाद और संपर्क जनता के बीच में बहुत अच्छा बना रहता है। हम ये कहें कि कांग्रेस के सहयोग से रामनिवास रावत जी जीते हैं तो ऐसा नहीं है, रामनिवास रावत जी का खुद का व्यक्तिगत संपर्क वहां पे बहुत अच्छा रहा है। और अगर ऐसा होता और कांग्रेस की इतनी ही अच्छी वहां पे छवि होती तो ये लोग वहां से लोकसभा में भी अपने लीड निकाल सकते थे। दूसरा, अगर मैं बात करती हूँ अमरवाड़ा की भी, तो अगर ये कांग्रेस अपने सिर पे मोहरा बांधती तो अमरवाड़ा भी जीत सकती थी। अगर इनके निशान के ऊपर, इनके नेतृत्व के ऊपर, इनकी नीतियों के ऊपर जनता को विश्वास होता तो अमरवाड़ा भी कांग्रेस जीत सकती थी। परंतु जनता ने इनको की नीति नियत की जो अस्पष्टता है और जो मिथ्या वचन ये लोग करते हैं या मिथ्यात्मक तथ्य कथन करते रहते हैं, ये पूरा की पूरा जनता ने देखा है और उसके ऊपर काली होती है। अब हमारी बहन जो बात कर रही थी, तो अगर मैं बात करूं, ये मैं नहीं कहती, SCRB के आंकड़े कह रहे हैं कि जब से मोहन सरकार बनी है घटनाओं में और किसी तरीके से अपराध के ऊपर नियंत्रण किया गया है और कंटिन्यूअसली उसके ऊपर और भी ज्यादा सख्ती की जा रही है जो लगातार बढ़ती चली जाएगी। अब मैं बात करती हूँ आप ही के दिए हुए एक और कथन की कि अगर हम बात करते हैं, आप लोग ने चर्चा करी कि आपका खुद का जनाधार, तो आपका जनाधार उस समय उपचुनाव में अमरवाड़ा में कहां चला गया था। आप बात करते हैं ड्रग्स की, तो आप लोग आपके जो तुषार गोयल जी हैं उनके ऊपर चर्चा कीजिए, प्रेम सुख पाटीदार जी के ऊपर चर्चा कर लीजिए, आपके प्रत्याशी के साले हैं, आपके कांग्रेस प्रत्याशी के ही सारे रिलेटिव है, उसके ऊपर आप लोग प्रेम सुख पाटीदार के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, जिसके लीगल उसमें कंटिन्यूअसली कॉन्टेक्ट जो है वो आप अभी ड्रग्स के मामले में निकले गए हैं, तो आप लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं करते। लेकिन जो आपका खुद का IT सेल का RTI एक्सपर्ट रहा है तुषार गोयल, जो कि कई गुना ज्यादा दिल्ली में ड्रग्स के साथ पकड़ाया है, उस पर आप चर्चा नहीं करते। हिमाचल में जो नाइजेरियन कनेक्शन ड्रग्स के निकलते चले आ रहे हैं, आप उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते, उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं करना चाहते। समस्या तो ये है। कर्नाटक की अगर मैं करती हूँ ना, जवाब दे रही हूँ मैं आपको, हुगली, ये 3 जगह पर अगर हम बात करें ड्रग्स का कारोबार फैलता चला जा रहा है, लेकिन सिद्धरमैया जी उसके ऊपर आंख मूंद कर करके बैठे हुए। कोशिश करिए कि हम लोग जब बात करें तो जनता को सर्वप्रथम रख के, राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके बात करें। आपने प्रियंका जी आपने शुरू किया था, इतनी करने का भेद है वो जनता बहुत अच्छे से देख चुकी है कि लोकसभा में आप लोगों ने जिन पार्टियों के साथ में गठबंधन किया, उसी पार्टी में विधानसभा में उपचुनाव में आपका प्रत्याशी सामने समाजवादी खड़ा कर देती है और आप लोग। ठीक है हिमानी जी, देखिए एक बड़ा सवाल है, आप गठबंधन को लेकर काफी चर्चा करते हैं, आप लगातार कई जगह अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश में सपा एक तरह आपसे अलग हो गई एकदम से, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आप तमाम मुद्दे उठाती हैं, कहाँ जाते हैं अमरवाड़ा में वो मुद्दे, कहाँ चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं विधानसभा चुनाव में, कहाँ वो लोकसभा चुनाव में तस्वीर नजर आती है, और जो आपके अपने राज्यों में सरकारें हैं वहां पर एक कार्रवाई की बात क्यों नहीं हो रही? अगर वो नैतिक ग्राउंड्स की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ये फालतू यहाँ वहां भटकने से कोई फायदा नहीं, वहां की सरकारें अपना काम कर रही हैं। हम उत्तर प्रदेश में जाएं जहां से कोरेक्स आ रहा है, जहां आपके उप मुख्यमंत्री को जाके निवेदन करना पड़ा। प्रियंका जी जब आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रही थी, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आप कह रही थी बात नहीं करना चाहती, आपको बात नहीं करने देनी है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि NCRB के डाटों पे तो विश्वास नहीं किया जा सकता, आधे केस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। अब आप देखिए उनकी नाक के नीचे 1800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया और NCRB के आंकड़े उससे पहले आए थे, तो उन आंकड़ों पे क्या विश्वास करें। दूसरी चीज, इनकी हमारी एक
वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री हुआ करती थी इमरती देवी, जैसे रामनिवास रावत की सीट की बात कर रही हैं, ऐसी एक इमरती देवी हुआ करती थी जो बड़ी नेत्री बनकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, दोनों चुनाव हार गई। तो ऐसे ही उनके बारे में भी कहा जाता था कि वो बहुत वरिष्ठ है, उनका बहुत प्रभाव है। कमलेश शाह के बारे में जिक्र कीजिए। तो फिर रामनिवास रावत के बारे में भी ये वाला क्राइटेरिया लागू होता है। ठीक है, कमलेश शाह के बारे में जिक्र कीजिए मानी जी। जी कमलेश शाह के बारे में भी जिक्र कीजिए, अमर बड़ा के बारे में भी जिक्र कीजिए। कमलेश शाह के बारे में जिक्र करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ सर। ऐसा अचानक से काउंटिंग के समय आपको पता चलता है कि 17 राउंड तक कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है, जीत रही है। ये कमाल का फैक्टर है कांग्रेस के साथ। यहाँ पर आपके सवाल खड़े हो जाते हैं मैडम। ऋषभ जी मेरे को, मैं जो बोलूंगी वो तो मैं पूरा ही बोलूंगी ना, पूरा बोलिए आप, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो 17 राउंड तक अचानक कांग्रेस आगे चल रही है। उन 17 बूथ के लोग जो 17 उन राउंड्स में जो टेबल्स पे जो बूथ आए थे, उन सबके लोगों कमलेश शाह को पसंद नहीं कर रहे थे। आखिर के 4 राउंड के लोगों ने इतना ज्यादा उनको पसंद किया कि 3,500 की, मतलब ऐसी कोई प्रचंड जीत नहीं मिल गई थी। इतना ये आप और हम सब समझते हैं नैतिकता के आधार पर कि उपचुनाव में प्रशासन और शासन का कितना दबाव होता है। आखिर के 4 राउंड में वो दबाव काम करके और 3,500 से कोई बहुत बड़ी विकास की और इनके जीत की आंधी नहीं चल रही है। 3,500 रुपए की 3,500-4,000 की जीत के अंतर की, कि आप उपचुनाव में 3,500-4,000 की जीत देके कि 17 राउंड से एक प्रत्याशी आगे, 4 राउंड में उसने बिल्कुल बढ़त हासिल कर ली और वो जीत गए। लेकिन ठीक है, आप ये मानती है ना, परिणाम तो परिणाम होते हैं, ये तो जनता का मत ही माना जाएगा। जी एक मैं बताना चाहती हूँ कि जो सिनेरियो की बात कर रही है ना, जिस तरह के सिनेरियो दिखाने की कोशिश कर रही है दिल्ली के और हरियाणा के, मैं मध्य प्रदेश के दिखा देती हूँ कि सुरेश पचौरी, जिनसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही उनका बंगला खाली करवा लिया गया। इमरती देवी की स्थिति सबने देखी। जो आप ये देखिए बीना वाली, इनको निर्मला कपड़े को आपने त्रिशंकु बनाकर स्वर्ग और धरती के बीच में लटका के रख दिया है। तो ये सिनेरियो भी जनता देख रही है और रामनिवास रावत को भी उस चीज से रिलेट किया जाएगा कि जब यूज करना था, यूज करके अब थ्रो कर दिया है, जो कांग्रेस से उस समय दबाव यूज एंड थ्रो रामनिवास रावत जी के साथ हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि जो इमरती देवी का हाल हुआ वही हाल उनका होगा। अगर इमरती देवी का जो भी हाल हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत अगर आता है तो उसके ऊपर विचार, पूर्व कांग्रेस नेता का जो ड्रग्स कनेक्शन मिला उसका भी जवाब देना बाकी रह गया मेरा। हिमांशु बहन संतुष्ट होकर जवाब दे पाएंगी क्या? उनके लिए रस और चाशनी जैसे बयानबाजियां करना उचित था? अगर वो हार भी गई या जीत भी गई, ये जनता का आदेश है और उसको हम जनादेश मान के स्वीकार करेंगे। परंतु किसी वरिष्ठ नेत्री जिन बात, आप बोले तो जनता का आदेश है, हम बोले तो जनता का आदेश है, आप बोले तो आरोप है और बिल्कुल सत्यताएं हैं। वाह प्रियंका जी वाह। करती हूँ कमलेश्वर शाह के सामने आपने जातिवाद का समीकरण खड़ा करके जिनको आपने प्रत्याशी बनाया था, बाद में 17 राउंड के बाद आज आप लोग चुनाव आयोग के ऊपर और तो कहीं किसी और प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करना शुरू कर दे। तो कभी आपने ये देखा कि पिछली लोकसभा में कितने कम मार्जिन से आपके खुद कमलनाथ जी हारे थे, खुद अपने जीते थे, मात्र 32,000 का टोटल उसमें उस समय गैप रह गया था और इस साल बंटी साहू जी ने वो भी खत्म कर दिया। तो आपको कहीं ये भी तो मानना पड़ेगा कि कमलनाथ जी का भी गैप बहुत कम था जिस समय वो लोकसभा की सीट निकाल पाए थे। मात्र 32,000 सीट, अगर बात करूं मैं वोट मार्जिन की, तो वो कोई बहुत ज्यादा लोकसभा के एंगल से कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता, जिसमें कमलनाथ जी को भी उनकी हैसियत दिखा दी थी जनता ने कि आप वो परेशान हो चुके हो। बहुत सी जगह से अगर बात करें तो वोट परसेंटेज कमलनाथ जी का कम हुआ था। तो इस बार पूरी तरीके से बंटी साहू जी ने अपनी मेहनत से, अपने कार्यकर्ताओं की क्षमता से कंप्लीट किया और आखिरकार उन्होंने लोकसभा में विजयश्री प्राप्त करी छिंदवाड़ा में। और यही इसी चीज का प्रभाव जो है वो कमलेश शाह जी के इसमें भी दिखाई दिया गया। स्थानीय स्तर पे वो लोग मेहनत करते हैं, जमीनी स्तर पे कार्य करते हैं और उसका सेहरा जो है वो कमलनाथ जी अपनी विधानसभाओं के बल पे अपने सिर पे बांध लेते थे। परंतु अब जनता समझ चुकी है कि कौन कथनी और करनी में किसका भेद है। जो चुनाव तो छिंदवाड़ा से जीतते हैं लेकिन गुलाम भी 10 जनपद की करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पे जनता हर भेद को समझ चुकी है। और आप जो बात कर रही हैं, बाहर जाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं आपको प्रदेश में बता देती हूँ कि ऐसे बहुत नेता है जो कि अपनी क्षमता के दम पर आगे चुनाव लड़ भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाल के कार्य कर भी रहे हैं। तो सिलावट जी का नाम देख लीजिए, ऐसे और भी नेता होंगे जो मिल गए हैं और आराम से अपने आप को स्थापित करके, अगर हम बात करें माधवराव सिंधिया जी के साथ पे सब लोग आए थे, तो आज वो केंद्र में नेतृत्व भी कर रहे हैं और अपने क्षेत्र का विकास भी कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे आपको तमाम ऐसे नाम मिल जाएंगे। ठीक है प्रियंका जी, आपने अपनी बात रखी है। हिमानी जी, लेकिन जिस तरीके से मैं मानूंगा कि मंथन जो कांग्रेस का हुआ, जो वजह रही, क्या होता है, प्रशासन का दबाव होता है, तमाम चीजें अलग हो जाती है। लेकिन अगर
अगर उन दोनों उपचुनाव की बात करें स्पेसिफिक, तो इस बार कौन से 2-3 मुद्दे आप बताएंगे कि आप इनकी वजह से आप जीत पा रही हैं, आपके आधार आपकी जीत का ये आप बता रही है? क्योंकि लगातार चुनाव आप वादे करती है, दावे करते हैं कि इस बार हमारे पास ये स्पेशल मुद्दे हैं, इस बार कांग्रेस अलग करने जा रही है, क्योंकि संगठन में मायूसी छा गई है। अब इस बार आप क्या वो करें, वो तरीके हैं, वो मुद्दे हैं, वो नई रणनीति है जिसके चलते आप ये कह सकती हैं, जो भरोसे के साथ जो आपके जो कार्यकर्ता है वो समझ सके कि हाँ इस बार तस्वीर बदलेगी? देखिए, मैं मुद्दे बता देती हूँ। मुद्दे तो बहुत सारे हमें भारतीय जनता पार्टी के ही दे रखे हैं कि जैसे ही कोई उपचुनाव आता है तो उस क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी 1 महीने पहले जाकर बहुत सारी घोषणाएं की बौछार कर देते हैं और बाढ़ सी आ जाती है और वो चीजें कभी धरातल ये तो आप हर चुनाव में उठाते हैं। देखिए कि रामनिवास रावत जी जो है उनकी सीट 6 बार से वो जीत रहे हैं, लेकिन इसी बार सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार को याद आई कि विजयपुर सीट के लिए भी कुछ विकास की घोषणाएं की जानी चाहिए। तो वहाँ की जनता ये सब कुछ देख समझ रही है और जब भी वो चुन रहे थे रामनिवास रावत जी को, तब भी वो विपक्ष के ही विधायक बनकर जा रहे थे। तो वहाँ की जो सीट है वो पूरी तरह कांग्रेस की सीट है। और जो और बाकी के मुद्दे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ड्रग्स में जिस तरह इन्होंने मध्य प्रदेश को नंबर 1 ला दिया। और हाँ, मुझे बात करनी थी, प्रियंका जी ने पूछा था कि 2021 में वो जो व्यक्ति जिसकी दिल्ली की आप बात कर रही हैं, वो 2021 में कांग्रेस छोड़ चुका था। तो जो व्यक्ति 4 साल पहले छोड़ चुका है उसकी जवाबदारी ना हम लेंगे, और अगर लेनी ही है तो आप उनकी जवाबदारी लीजिए जो मंदसौर में आपके उप मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनको बुके देते हुए, उनका मान सम्मान करते हुए, अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यही कनेक्शन था जिसकी वजह से कमिश्नर प्रणाली होते हुए भोपाल में, राजधानी में नाक के नीचे प्रशासन और शासन की 1800 करोड़ का रैकेट चल रहा था और पूरे प्रदेश में? ठीक है, कुछ प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही करें तो कैलाश जी, नहीं ऋषभ जी, पूरी बात बोलने दीजिए। आप समय कम है, मुझे पूरी बात तो बोलने दीजिए। तो दूसरी चीज, अभी जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बयान दिए, खुद यहाँ के उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जाकर निवेदन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आप इस तरह की सप्लाई बंद कर दीजिए, हमारा युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है, उड़ता मध्य प्रदेश बनाने की जो तैयारी है। कैलाश जी बोल रहे हैं मेरे पास नाम पते हैं उन सबके, तो अगर आपके पास नाम पते हैं, प्रियंका जी कम शब्दों में, समय कम है। निश्चित तौर पे अगर फोटो की बात की जाएगी तो अफजल गुरु की फांसी माफ करने के लिए तो राइटिंग में आपके निकल रहे हैं। आप कोई नहीं, हमने खाली फोटो बता दिया, नाम बता दिया, आप नाम बताइए, खाली कांग्रेस थोड़ी करते रहेंगे आप। और आपकी ऐसी बातों से कोई जनता को फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। आप डिबेट में बैठ के भी झूठ बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं तो आप इनको झूठ बोलने की ऐसे परमिशन देंगे और बीच में मेरी बात काट देंगे। ठीक है, आप अपनी बात पे आई तो अपनी बात रखिए प्रियंका जी। किसी ने लिख के नहीं दिया था क्या नंदिनी की फांसी माफ करने के लिए पैरवी आपकी सोनिया गांधी जी ने नहीं करी थी? निश्चित तौर पे की थी। तो क्या हम आपको आतंकियों की श्रेणी में रख सकते हैं? बोलिए। पार्टी पंचायत से लेके पंच से लेके लोकसभा तक का चुनाव एक व्यक्ति के चेहरे पर लड़ती है। वो कमलनाथ जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जो सिर्फ हर पंच के चुनाव में जैसे मोदी जी आके उनकी नालियां खुदवाएंगे, उनके नाम पर जो चुनाव लड़ते हैं वो कमलनाथ जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अगर पहले अपने गिरबान में झांक के देख लीजिए कि आप एक व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि बाकी सारे तो आपके अपराधों में लिप्त है। कोई ड्रग्स का काम करवा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है बहुत आगे चर्चा इस पर की जा सकती है। बहुत तर्क आपके हैं और मुझे लगता है अभी तक की चर्चा हुई, आपने काफी तर्क की चर्चा की है और भी चर्चा इस पर हो सकती है। समय हमारे पास इतना ही है। प्रियंका जी बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका, हिमानी जी बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में सियासी रण तैयार हो चुका है और उपचुनाव को लेकर यह सियासी मैदान तैयार है। अब इंतजार है 13 नवंबर का जब यहां पर चुनाव होना है और इसको लेकर दोनों ही दल तैयार है और क्या कुछ तस्वीर आगे रहेगी, किसका दाव चलेगा, किसका प्रभाव दिखेगा, यह समय बताएगा। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।